हेडिंग है जो मेन है वो है वैद्युत द्विध्रुव। देखो हमारी जो जो पूरी दुनिया है वो वैद्युत द्विध्रुवों से मिलके बनी हुई है। किससे मिलके बनी हुई है? वैद्युत द्विध्रुवों से। अब आप कहोगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो बड़ा आसान सा उत्तर होगा मेरा। एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों। समान परिमाण का मतलब अगर एक आवेश प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू है, अगर एक आवेश प्लस 2q है तो दूसरा माइनस 2q है, अगर एक आवेश प्लस 5q है तो दूसरा माइनस 5q है। यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस। इसका मतलब है समान परिमाण। और विपरीत प्रकृति का मतलब एक आवेश पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो समझो मैंने बताया कि पूरी दुनिया किससे मिलकर बनती है? वैद्युत द्विध्रुव से मिलकर बनती है, याद रखना। तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, पहले वो समझ लो। आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश हों। फिर से वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक ऐसा आवेशों का निकाय है। निकाय का मतलब दोनों आवेश एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो जैसे निकाय का मतलब है जिसमें एक या दो या तीन या चार या पांच या छह या सात कणों का समूह, यहाँ दो आवेशों का समूह होगा केवल। ये क्या होगा? ये दो आवेशों का समूह। तो ये वैद्युत द्विध्रुव क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव क्या है वो लिख लो जरा, मैं नोट करा देता हूं। लिखिए इसे आप। लिखिए वैद्युत आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर से सुनिएगा। ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ लो अब जरा, इसमें दो शब्द आए। ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण अभी समझा दिया, फिर दोबारा बताऊंगा। वे विपरीत प्रकृति, तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होंगे। वो दूरी कितनी होगी? 2l। तो देखो मान लो हमारे पास, मैंने बताया ना पूरी दुनिया द्विध्रुव से मिलकर बनी हुई है। मान लो मेरे पास है NaCl। अगर मैं इसे तोड़ के देखूं तो Na पे पॉजिटिव होगा और Cl पर नेगेटिव होगा। अब ये Na का गोला, ठीक है, और ये Cl वाला गोला, क्योंकि आपको पता है ये वो है ना, ये परमाणु है Na और Cl भी परमाणु है। परमाणु गोले के रूप में होते हैं। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये तो चार्ज मान लो हमारा प्लस q है, ये वाला आवेश, और ये वाला आवेश हमारा माइनस q है। भाई ये तो प्लस q मान लो इस वाले पॉजिटिव को, इसे क्या मान लो? माइनस q मान लो। तो देखो इनके बीच की दूरी, यदि अल्प दूरी, इस दूरी को क्या कहते हैं? 2l। तो ये कैसा निकाय हुआ? जिसमें समान परिमाण के आवेश हैं। समान परिमाण का मतलब ये एक q है तो ये भी एक माइनस का एक q है, यहाँ यानी यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। प्रकृति कैसी है? विपरीत। एक प्लस है तो एक माइनस है। तो NaCl क्या हुआ? एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ। समझ गए क्या? अच्छी तरह समझो इसे, मैं फिर बता रहा हूं। मान लो मेरे पास ये तो क्या था? हमारे पास NaCl का उदाहरण था। Na प्लस यानी एक प्लस आवेश हो गया और Cl पे माइनस है, ये माइनस हो गया, बीच की कुछ दूरी होगी इनके 2l। तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा निकाय बनेगा वैद्युत द्विध्रुव। देखो ये प्लस है, ये माइनस है,
तो कूलाम के नियमानुसार इनमें क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो अगर आप चाहोगे कि Na को पकड़ के खींचो तो ऐसा नहीं है कि Na अकेला आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण बल है, ये टाइटली चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो अगर Na को खींचोगे तो Cl अपने आप खींच के चलेगा, इसलिए ये क्या बनेगा, निकाय है ये। अगर आप Cl को खींचोगे तो Na अपने आप इसके साथ चिपक के चलेगा। तो फिर देखो वो परिभाषा जो हमारी थी, कैसा निकाय, जिसमें समान परिमाण का मतलब एक प्लस है, अगर मैं यहाँ लिखूँ संख्यात्मक रूप में ऐसे, तो ये एक प्लस है तो ये एक ही माइनस है। तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी 12 पर हों। अब आप कहोगे दूरी 12 क्यों लीजिए, गुणा भाग आसान हो जाएंगे इसलिए दूरी 12 ली गई है, ठीक है। तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण का मतलब एक प्लस तो एक माइनस, तथा विपरीत प्रकृति एक प्लस तो एक माइनस के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 12 पर हों, तो इस पूरे निकाय को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। मान लो कहीं लिखा हुआ है -5q और +5q, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि देखो इसमें कैसे आवेश है समान परिमाण के, यहाँ 5 यहाँ भी 5, प्रकृति कैसी है, विपरीत, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो ये पूरा निकाय भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। और ले लेते हैं उदाहरण, तो वैद्युत द्विध्रुव आपकी समझ में आ गया होगा, एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हों, वो भी कैसे, समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के, उन आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो, 12 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे मेरे पास है H2O आप केमिस्ट्री में जानते हैं इसे कैसे लिखते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव होंगे और यहाँ इसमें हाइड्रोजन पे एक प्लस होगा और इस पे एक प्लस होगा। तो ये H2O जल का एक अणु है, तो इसमें कैसे बनता है वैद्युत द्विध्रुव, वो देखो, इन दोनों प्लस का मिड पॉइंट यहाँ, इन दोनों प्लस का मिड पॉइंट यहाँ, इन दोनों माइनस का मिड पॉइंट यहाँ। तो देखो एक आवेश तो हो गया ये माइनस वाला, इसे क्यू मान लो, एक ये हो गया इन दोनों का सेंटर, ये प्लस वाला आवेश हो गया। तो देखो कैसा निकाय बन गया, जिसमें दो आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों आवेशों का परिमाण भी बराबर है। तो ये भी हमारा क्या बना, ये भी H2O भी हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में लिख लो, परिभाषा तो आपने लिख दो, उसके बाद जैसे HCl, H2O, NH3, CH4, CO2 आदि के अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। एक बात ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव में एक चार्ज तो होता है प्लस और एक होता है माइनस, बीच की दूरी होती है 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज 0, एक प्लस तो एक माइनस, या 2 प्लस तो 2 माइनस, या 5 प्लस तो 5 माइनस। वैद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन फिर भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र बनाता है, याद रखना, ये नोट करने वाली बात है कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट चार्ज 0 होता है, परंतु फिर भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र बनाता है। कैसे बनाता है आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए जरा फटाफट से, अब हमारे पास आगे की बात सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
अंग्रेजी में लिख लो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है? अब देखो, ये मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज, ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज और बीच की दूरी 2L। तो ये निकाय क्या बन गया? ये बन गया निकाय वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव तो बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे अणु क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। पर हम क्या करते हैं, इनमें कौन से अणु की सामर्थ्य ज्यादा है? मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव में बहुत सारे अणु होते हैं, पर कौन से अणु की सामर्थ्य ज्यादा है उसका फैसला करती है ये वाली क्वांटिटी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य एक भौतिक राशि से बताई जाएगी। भाई कोई वैद्युत द्विध्रुव कितना प्रभावी है और कोई वैद्युत द्विध्रुव कितना कम प्रभावी है, ये चीजें आप अभी अगले टॉपिक में देखोगे। अभी ज्यादा इस पे मैं आप नहीं बता रहा, केवल परिभाषा मात्र बता रहा हूं कि एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइंड की गई है, एक ऐसी भौतिक राशि बनाई गई है जो क्या बताती है? वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को बताती है। उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिख लीजिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य, किसी वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त की जाती है जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आप इसे निकालेंगे कैसे? भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कैसे करा जाएगा? तो बड़ा आसान है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है P से, स्मॉल p से। ये सदिश राशि है तो वेक्टर लगाया जाता है। कैसे निकालते हैं? दोनों आवेश में से किसी एक का परिमाण ले लो। परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लेना। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी की गुणा कर दो। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ये आवेश भी Q है, ये आवेश भी Q है, ठीक है क्या? तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे नोट कर लो, मैं आपको लिखवाता हूं। लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव में से वैद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब ये चित्र बना के p का फॉर्मूला लिख दो। चित्र बना के लिखिए, फिर यहां ये फॉर्मूला, ठीक है? अब लिखो, इसे p से प्रदर्शित करते हैं, फिर ये चित्र बनाओ, फिर ये फॉर्मूला लिखो। अतः p बराबर इतना, ठीक है? इसका मात्रक बनाओ, Q का मात्रक कूलाम और T का मात्रक क्या बनेगा? आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो मात्रक क्या बनेगा इसका? कूलाम मीटर। विमीय सूत्र आप अपने आप बना लेना। आवेश की विमा होती है AT और लंबाई की विमा होगी L। तो विमीय सूत्र बन जाएगा इसका ATL। अब लिखिए यहां, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है हाँ जी, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से
प्लस क्यू की ओर होती है। तो याद रखना ये पी की दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालिए, अध्रुवित अणु। अध्रुवित अणु मैं पहले लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा। लिखिए, जिन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र, जिन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, ऐसे अणुओं को अध्रुवित अणु कहते हैं। जैसे CO2, H2, O2, CH4 आदि। मैंने बताया कि ऐसे अणु जिसमें प्लस और माइनस के केंद्र संपाती होंगे। तो देखो कैसे होंगे। मान लो CO2 की बात करो, जब CO2 को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, O नेगेटिव, C और O नेगेटिव, C पे 2 पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा हुआ CO2 लिखने का तरीका। तो देखो इन प्लस का सेंटर यहाँ, दोनों प्लस का, और एक माइनस ये रहा। इन दोनों का केंद्र भी कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। तो देखो जहां प्लस का केंद्र है वहीं माइनस का केंद्र है। तो इसमें प्लस और माइनस के केंद्र क्या हैं, संपाती हैं। तो CO2 अणु क्या कहलाएगा, अध्रुवित अणु कहलाएगा। अगर आपको निकालना हो CO2 का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तो निकालो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अब यहां देखो 2L होती है प्लस माइनस के बीच की दूरी। अब यहां जहां प्लस है वहीं माइनस है, प्लस के ऊपर यहां क्या आ रहा है, माइनस। तो जब प्लस और माइनस के बीच की दूरी कुछ नहीं है तो 2L का मान क्या हो गया, 0। तो इसका ध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना अध्रुवित अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ये समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालिए, ध्रुवित अणु। अगला क्या डालेंगे, ध्रुवित अणु। लिखिए, जिन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, ऐसे अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं। जैसे H2O, HCl आदि। देखो H2O की बात करो, ये भी समझा दूं मैं। H2O की संरचना आप केमिस्ट्री में जानते होंगे। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहाँ होता है, ये इनके बीच का एंगल यहाँ 120 डिग्री होता है। ये प्लस और यहाँ पे होते हैं 2 माइनस। तो देखो दोनों माइनस का केंद्र ये रहा और एक प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा, इसका केंद्र ये रहा। तो ये तो हुआ प्लस का केंद्र, इन दोनों प्लस का केंद्र ये हुआ, इन माइनस का केंद्र ये रहा। अब देखो इनके बीच की दूरी कुछ है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये इनके बीच की दूरी है 2L है, मान लो क्या है ये दूरी 2L है। जबकि यहाँ ये दूरी नहीं थी, यही प्लस था और यही माइनस था। तो इनके केंद्र संपाती थे, प्लस और माइनस के केंद्र संपाती थे। तो यहाँ 2L का मान 0 था, इसलिए इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 है। याद रखना यहाँ कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया और ना ही यहाँ कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। अब यहाँ देखो H2O की, ये ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, इन दोनों प्लस का केंद्र यहाँ मान लो, इन दोनों माइनस का केंद्र ये रहा। तो देखो प्लस माइनस के बीच की दूरी कुछ है, जब दूरी कुछ है 2L का मान कुछ है तो यहाँ P 0 नहीं होगा, अर्थात इनका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, मोटा मोटा सा बताया किसके बारे में, अध्रुवित अणु और ध्रुवित अणु के बारे में। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप अध्रुवित अणुओं पे विद्युत क्षेत्र लगा दोगे, अगर आप, मैं बता देता हूं यहां से, इसे आपने नोट कर लिया, इसे मिटा देता हूं। देखो अगर आप अध्रुवित अणु पर विद्युत क्षेत्र लगा दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा। मैंने आपको आज ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर E है
तो प्लस पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जैसे ही आप अध्रुवित अणु को विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो प्लस थोड़ा इधर खिसक जाएगा और माइनस इस तरफ खिसक जाएगा, तो अब इनके बीच की दूरी कुछ हो जाएगी 2L। तो अब इनमें भी जो दुर्वागुण आ जाएगा। अब इनके लिए P का कुछ ना कुछ मान होगा। फिर से अगर अध्रुवित अणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए तो इसमें प्लस माइनस के केंद्र संपाती हो जाते हैं। जहां प्लस का केंद्र होता है वहीं माइनस का केंद्र होता है। इस वजह से इनमें 2L खत्म हो जाती है, बीच की दूरी नहीं रहती प्लस माइनस के, तो इनका दुर्वागुण 0 होता है। पर अगर इन पे क्या लगा दें, या ध्रुवित अणुओं पे विद्युत क्षेत्र लगा दें तो विद्युत क्षेत्र प्लस को तो धकेल देता है अपनी दिशा में और माइनस को विपरीत दिशा में। तो अब प्लस माइनस के बीच की दूरी कुछ ना कुछ बन जाती है। तो अब इनका कुछ ना कुछ विद्युत दुर्वागुण होता है, अर्थात इनके लिए भी कुछ ना कुछ P का मान होता है। ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए थे, मोटे मोटे बताए, जिससे कि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं, इसे नोट करते हो कर लो। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ध्यान से समझिएगा इसके चित्र को और इस डेरिवेशन को। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता का व्यंजक या तीव्रता का सूत्र, बात एक ही है। तो इसका चित्र ध्यान से समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। देखो, सबसे पहले आप इसका सिस्टमैटिक समझो। अगर आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश, और मैंने कहा भाई इससे r दूरी पर बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है 9 × 10⁹ या अगर कोई माध्यम हो, अगर किसी माध्यम में रखा हो आवेश, तो फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 के Q/r²। ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का या विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है। कब? जब आपके पास एक आवेश हो, केवल सिंगल चार्ज हो। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात या विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये जब है फॉर्मूला, जब आवेश किसी माध्यम में रखा हो, मान लो आवेश के पास मोम हो या आवेश के पास कांच हो। लेकिन अब हम क्या निकालेंगे, अंतर समझिए। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव के लिए। पहले जो फॉर्मूला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो सिंगल आवेश की वजह से था। एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप सिद्ध कर चुके। लेकिन विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। वो दोनों आवेश किसी बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? 2 आवेश होते हैं। वो दोनों आवेश किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे, उसका फॉर्मूला हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये चित्र ध्यान से समझना भाई, बहुत जरूरी है। ये मेरे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। विद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं 2 आवेश होते हैं, एक जैसे परिमाण के और विपरीत प्रकृति के। तो ये विद्युत द्विध्रुव बन गया। आप जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम लेते हैं 2L। ठीक है, और ये हुआ विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। यहां तक की दूरी भी L और यहां तक की भी L। तो टोटल क्या है हमारी पूरी लंबाई विद्युत द्विध्रुव की, वो 2L है। तो यहां तक कितनी हो जाएगी? L, और यहां तक L। तो हमें क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हैं। ये दोनों आवेश किसी एक बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, अर्थात कितना E बनाएंगे, वो निकालना है। तो मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O है। देखो दूरियां जहां से ली जा रही हो ध्यान से देखियो। तो केंद्र से यहां R दूरी पर ये कोई पॉइंट P है। आप विद्युत क्षेत्र कहां निकालना चाह रहे हैं? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, यानी या तो इधर निकाल दो या इधर निकाल दो। ये क्या, ये लाइन क्या है? पूरी की पूरी ये विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय लाइन है, अक्ष से जा रही ना हो गए ये। तो विद्युत क्षेत्र निकालना कहाँ है आपको? अक्षीय स्थिति में। चाहे तो आप विद्युत क्षेत्र यहाँ निकाल दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाल दो, और चाहे यहाँ निकाल दो। ना तो ऊपर निकालनी ना नीचे निकालनी, क्योंकि ऊपर या नीचे अक्षीय स्थिति नहीं होती, वो अगला केस है। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति का मतलब या तो विद्युत क्षेत्र इस साइड निकाल लो इसी लाइन पे, या इस साइड निकाल लो। ठीक है भाई। तो ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर, देखो ध्यान से देखना, बिंदु O से बिंदु P तक, बिंदु P क्या है, जहां हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, विद्युत ध्रुव के कारण। तो O से P तक की डिस्टेंस हुई R। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, तो पहले आप यहां तक लिखो जहां तक मैंने चित्र बनाया, आगे चित्र को समझाते रहेंगे, लिखवाते रहेंगे। देखिए, माना कोई वैद्युत ध्रुव -q व +q स्थिर बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी 2l है। देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की 2l है ना, 2l है। माना यह विद्युत ध्रुव परावैद्युतांक k वाले माध्यम में स्थित है। हमें वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से, हमें वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से हमें वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लाइन फिर से सुनिएगा, यही लाइन दोबारा बोल रहा हूं। हमें वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये लाइन मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, आप लिख लेना। अब ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये P है, तो प्लस जो आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र कहाँ को लगाता है, बाहर को या भीतर को। आप जानते हैं +q से विद्युत क्षेत्र बाहर को होता है। अगर आप ये बात भूल जाते हैं तो आप अपने दिमाग में ये मान लो कि यहाँ Q0 आवेश रखा, अपने दिमाग में क्या मान लो, यहाँ क्या रखा, कोई Q0 परीक्षण आवेश रखा, तो ये +q से कहाँ भगाएगा, बाहर को भगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि +q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ को हुई, बाहर को हुई। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, किसके कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सोचो, ये बिंदु P और ये -q चार्ज, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ को होती है, -q की तरफ। फिर से -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है -q की तरफ। पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल कहाँ रहे, बिंदु P पर निकाल रहे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, -q के कारण, कहाँ होगी, -q की ओर। अगर आप इस बात को भूल जाते हैं तो फिर से वही तरीका, आप यहाँ क्या मान लो, कोई परीक्षण आवेश Q0 मान लो, तो बताओ -q कहाँ खींचेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए हम कहेंगे कि -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हुई, अंदर की ओर। फिर से +q विद्युत क्षेत्र कहाँ को लगाएगा, बिंदु P पर, बाहर की ओर, क्योंकि +q से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर को होता है। और -q बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कहाँ को लगाएगा, -q लगाएगा अपनी ओर, क्योंकि -q के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, -q की तरफ होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब लिखिए, तब
एक बार ये सुन लो जरा, ये दूरी देख लो। जब आप यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालोगे, प्लस क्यू से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालोगे, तो आपको दूरी भी तो चाहिएगी है। अभी आपने पीछे पढ़ा था, अगर एक आवेश से, किसी एक आवेश से प्लस क्यू से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालना, तो दूरी चाहिएगी ना। तो आपको प्लस क्यू से बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकालना E1, तो आपको प्लस क्यू से P तक की दूरी चाहिएगी। वो कितनी होगी सुन लो, ये दूरी तो है r, ये क्या है r, ये क्या है l। अगर r में से l घटा दो तो क्या ये बच जाएगी r माइनस l, ये वाली r माइनस l। फिर से हमें चाहिए प्लस क्यू से P तक की दूरी, क्योंकि हमें क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र E1 का मान निकालना। तो प्लस क्यू से P तक की दूरी चाहिएगी, तो ये यहाँ तक r है और ये l है, तो घटा के ये बन जाएगी r माइनस l। अब जब आप निकालोगे माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या निकालोगे, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो आपको दूरी चाहिएगी माइनस क्यू से P तक की। कहाँ तक की दूरी चाहिएगी, माइनस क्यू से P तक की। तो देखो ये दूरी तो है r और ये है l, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी, माइनस क्यू से और P तक की दूरी बन जाएगी r प्लस l। ये आपको पता होना चाहिए, मैं पीछे भी बता चुका। अगर आपको यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना तो यहाँ तक की दूरी चाहिए, और अगर आपको यहाँ से यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालना तो यहाँ तक की दूरी चाहिए। E1 विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण है, तो जब आप E1 निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे, और जब आप निकालोगे E2 तो E2 विद्युत क्षेत्र माइनस के कारण है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे। क्लियर हो गया होगा शायद आपको। अब लिखो इसके बाद, लिखिए तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K प्लस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि E1 निकालने के लिए ये दूरी चाहिएगी r माइनस एल का स्क्वायर। क्योंकि वेक्टर लगाया है तो वेक्टर लगाओगे तो उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है भाई, ये देखो। अगर मैं इन आवेशों, ये बिंदु आवेश हैं, अगर मैं इनके नाम लिख लूँ तो इनके नाम लिख लो, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो E1 की दिशा कहाँ होगी, देखो यहाँ से ए ऐसे, तो B से P की ओर कहाँ बनेगी, B से P की ओर, ये हुई E1 की दिशा। इसे नोट कर लो। अब लिखो इसी प्रकार विद्युत ध्रुव के, इसी प्रकार विद्युत ध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बनेगी भाई E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ बच्चे गलती करते हैं कि माइनस लगा देते हैं, माइनस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ दिशाओं का खेल है सारा। तो दिशा हम बता देंगे, माइनस नहीं लगाने के, कभी यहाँ माइनस क्यू लगा दो। ये दूरी देखो, अब माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी P तक की, ये होगी r प्लस l। दिशा बताओ कहाँ है इस विद्युत क्षेत्र की, P से A की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र E2 कहाँ है, P से A की तरफ। तो E1 E2 निकाल दिया आपने। आपको चाहिए अब बिंदु P पे कितने विद्युत क्षेत्र, 2 विद्युत क्षेत्र हैं भाई। आपको निकालना परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी का मतलब जब तक एक विद्युत क्षेत्र ना आ जाए। तो देखो ये इनके बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। तो अब आपको निकालना पड़ेगा E1 और E2 का परिणामी। उसके दो तरीके हैं, डेरिवेशन में आप सीधा लिख सकते हैं कि E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशाओं में है। E1 व E2 क्या है, विपरीत दिशाओं में है। बस ये बता दो मुझे कि E1 बड़ा कि या E2 बड़ा। अब देखो ये दूरी r माइनस एल इतनी सी है, ये दूरी कम है तो ये बड़ा होगा, ये दूरी ज़्यादा है इसलिए ये छोटा होगा। आप जानते हैं जो चीज़ बटे में बड़ी चीज़ है ना, तो ऊपर वाली छोटी हो जा। फिर से सुनिएगा, r माइनस एल छोटा है तो E1 बड़ा होगा, और r प्लस एल बड़ा है तो E2 छोटा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ
E1 बड़ा है और E2 छोटा है। आप चाहे तो खाली परिमाण भी लिख सकते हैं ऐसे करके, या कोई बात नहीं सीधे परिमाण लिख दो, संख्यात्मक रूप में बता दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, E1 बड़ा है क्योंकि ये दूरी कम है, और E2 छोटा है क्योंकि ये दूरी ज्यादा है, R+L ज्यादा है। ठीक है क्या? वैसे भी एक बात सोच के देखो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू इसके बहुत नजदीक है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगेगा यहाँ, और P से माइनस क्यू बहुत दूर है तो माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कम लगेगा। तो E1 बड़ा हो गया। तो अब बताओ नेट विद्युत क्षेत्र कहाँ को आएगा, परिणामी। आपने कहा कि E1 बड़ा, मान लो E1 है 10, E2 छोटा, मान लो E2 है 6, तो 10 आगे को 6 पीछे को, तो 4 कहाँ को आएगा भाई। आपने मान लो इधर को विद्युत क्षेत्र लगाया 10, E1 बड़ा ना, इधर को आपने लगाया 6, तो जो 4 बचा है वो कहाँ को गया, वो 4 जाएगा इधर को। तो नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा हुई ऐसे, ये वाली E की। तो नेट विद्युत क्षेत्र कहाँ हुआ, बाहर की ओर हुआ। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र बाहर को, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र बाहर को, और माइनस क्यू से विद्युत क्षेत्र अंदर को। लेकिन E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो जो विद्युत क्षेत्र E1 है वो बड़ा है और E2 छोटा है। तो मान लो E1 10 है और E2 हमारा 6 है, तो 4 कहाँ को आएगा, बाहर को ही तो आएगा। तो विद्युत क्षेत्र जो परिणामी बनेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण, वो बनेगा बाहर की ओर, अर्थात माइनस से प्लस की ओर। देखो बाहर का मतलब माइनस से प्लस की ओर। क्लियर? तो अभी आपने क्या देखा कि बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र एक तो E1 है, एक E2 है, और ये देख लिया कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो हमें चाहिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अब लिखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, लिखिएगा अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। कैसे निकालें? E बराबर E1 बाहर को है और बड़ा है, E2 अंदर को है और छोटा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा E1 माइनस E2, क्योंकि E1 की दिशा आगे को है, E2 की पीछे को है, नेट निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। या फिर वही तरीका पीछे वाला, फिर इनके बीच का कोण 180 डिग्री है, फिर इनके परिमाण है, वो तो फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, डेरिवेशन में यही काफी है। E1 का मान रखिए 1/4πε0 के Q/R - L स्क्वायर, माइनस, इसे नोट कर लो, आप में से मिटा देता हूं, फिर यहां करेंगे कैलकुलेशन। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, वो होगी E1 माइनस E2। घटा दिया क्योंकि विपरीत दिशा में है E1 और E2, बड़ा E1 था तो E1 में से E2 घटा दिया। तो E की दिशा कहाँ आएगी, E की दिशा बताओ, इधर E1 इधर E2, E1 बड़ा E2 छोटा, तो E की दिशा E1 की तरफ ही आएगी। E1 का तरफ मतलब ऐसे आएगी, ऐसे का मतलब माइनस से प्लस की ओर आएगी। और इसी तरफ कौन होता है, इसी तरफ होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो नेट E की दिशा P की दिशा में आएगी, P का मतलब माइनस से प्लस की ओर। तो इस बात को ध्यान से मैं कहीं पर बता चुका, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र बाहर को, माइनस क्यू से विद्युत क्षेत्र अंदर को। लेकिन E1 बड़ा है, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र बड़ा है, अंदर वाला छोटा है, तो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा बाहर को। बाहर को का मतलब इस दिशा में, ऐसे ऐसे, इस दिशा का मतलब माइनस से प्लस की ओर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बनेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ बनेगा, माइनस से प्लस की ओर। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P भी कहाँ है, वो भी कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर। तो अक्षीय स्थिति में E और P की दिशा एक समान होगी। तो इसे हल कर लो, कॉमन ले लो, 1/4πε0 के। यहाँ मैंने E1 E2 के मान भरे भाई, Q भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1/R - L का स्क्वायर माइनस 1/R + L का होल स्क्वायर। ये Q/4πε0 के, यहाँ लघुत्तम ले लो भाई, लघुत्तम आ गया R - L और R + L के स्क्वायर लगा लो। अब लघुत्तम लोगे तो इससे कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, R + L का होल स्क्वायर
और यहाँ क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन यहाँ से, अब जो नीचे लिख रहा है उसे देखो कैसे लिखूंगा मैं, ये आर माइनस एल का स्क्वायर है, इसे 2 बार लिख लो, और आर प्लस एल का स्क्वायर है तो इसे भी 2 बार लिख लो। ऊपर देखो फॉर्मूला खोलो, यहाँ बाहर क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बार माइनस है तो माइनस को मैं ही खोल दे रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इस माइनस से ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, समझ गए होंगे, इस माइनस का ब्रैकेट खोल दिया। अब देखो आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ देखो ये आर माइनस एल, ये आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, आर माइनस एल और आर माइनस एल आर प्लस एल, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या आपने, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ऐसे ही आर माइनस एल आर प्लस एल, ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अंदर क्या बचा, ये तो कट ही गए, आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, 2 और 2 4 आर एल बचा। अब देखो नेक्स्ट लाइन यहाँ से, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखो क्या बचा, थोड़ा ध्यान से समझना भाई से, यहाँ देखिए ये Q है, इसे लिख लो आप, ये जो Q है इसे अंदर लेके जाएंगे, ये वाला Q है ना इसे अंदर लिखेंगे, देखो 4 है ना, इसे लिखो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 ही आ जाएगा, और ये वाला Q और L अंदर है ही, तो देखो 2 दूनी 4, Q ये रहा, L ये रहा, और कौन बचा, R और बचा। ऊपर वाले पद सारे उपस्थित हैं, 2 दूनी 4, 4 भी है, Q भी है, L भी है और R भी है। ऐसे क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। इसे एक घात इसकी और एक इसकी कितनी होगी, ये होगी 2, ठीक है भाई। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा था जी, हमें पता है ये तो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो ये जहां मैंने लाइन खींची, ये देखो इसे ये रहा, ये वाला टर्म, इसे ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखो और अच्छा समझ में आएगा। कुछ फर्क पड़ा गया, 2 दूनी 4, अब भी 4 है, Q अब भी Q है, अरे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, L ये रहा, जो पद यहाँ ऊपर थे सारे उपस्थित तो हैं, पर ऐसा क्यों लिखा, Q इंटू 2L होता है P, वैद्युत ध्रुवागुण, तो देखो 2 तो जो का तू, Q इंटू 2L, ये वाली टर्म क्या बन गई, वैद्युत ध्रुवागुण P बन गया, और ये हो गया R, और नीचे क्या बचा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2, क्या लिख दो। हमने क्या करा है, हमने कहा P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है, और मैंने Q इंटू 2L के स्थान पे क्या भर दिया, यहाँ P भर दिया। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लंबा डेरिवेशन है, इसे नोट कर ले, फिर मैं मिटाता हूं, इसे आगे हल करूंगा। तो बच्चों लास्ट लाइन मैंने ऊपर लिख दी। अब देखो इसमें अगला केस क्या बनेगा, यदि यहां के बाद जो हमारा R है, R थी, चित्र में देखना O से P तक की दूरी, अगर हमारा R बहुत बड़ा हो L से, आप जानते हैं L क्या है, L बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव में 2L ही बहुत छोटी होती है, वैद्युत द्विध्रुव में 2L बहुत छोटी होती है भाई, कितनी छोटी, दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी हो। मैंने आपको उदाहरण दिए थे शुरू में, Na प्लस Cl माइनस, बताओ Na और Cl के बीच की दूरी देख सको आप, कितनी छोटी होगी, वही तो 2L है, और आप बात कर रहे हैं L की, तो L तो बहुत छोटा होगा,
और r अगर बहुत बड़ा हो, तो इस केस में क्या होगा, तो r स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से। जब r बहुत बड़ा l से, तो r स्क्वायर और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अतः याद रखना l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। फिर से सुनेंगे, यदि r बहुत बड़ा है और l बहुत छोटा है तो r स्क्वायर और भी बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब l स्क्वायर बहुत छोटा है इसलिए l स्क्वायर को छोड़ देंगे r स्क्वायर की तुलना में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2pr। यहाँ से आप l स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो r स्क्वायर की पावर 2 2 दूनी 4 बनेगी और 4 घात r से कटेगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ के बाद क्या बनेगा, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2p। r तो कट जाएगा, नीचे बचेगा r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये इसका मात्रक हुआ। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कब है, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में। एक फॉर्मूला तो ये, और अगर न्यूमेरिकल में कहेगा कि r बहुत बड़ी है तो फॉर्मूला फिर बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है। एक बात और ध्यान रखो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1। तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k को 1 भर दो और ये बनेगा 2p/r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये इसका मात्रक है। अब इसका सदिश रूप, सदिश रूप, तो E पे लगाओ वेक्टर। E क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, और P भी क्या है, सदिश राशि। अब मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था, जिस दिशा में E था उसी दिशा में P था, इसलिए हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। अगर E और P विपरीत दिशा में होते, फिर से सुनिएगा, मैंने आपको चित्र में समझाया था, जिस दिशा में E था उसी दिशा में P था, इसलिए यहाँ हमने माइनस नहीं लगाया। अगर E और P की दिशा विपरीत होती, अगर E और P की दिशा विपरीत होती तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ता, माइनस लगाना पड़ता। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। कब और किसके कारण पढ़ाया, ये विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ाया। तो ये क्या पढ़ा आपने, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो पूरा विद्युत क्षेत्र मिलके इतना विद्युत क्षेत्र बनाएगा बिंदु P पर, इतना या फिर इतना या फिर इतना। ये तीनों ही फॉर्मूले आप जानते हैं कब कब है। ये फॉर्मूला कब है, जब r स्क्वायर बहुत छोटा है l स्क्वायर से। ये फॉर्मूला कब है, जब r और l आपस में, दोनों न्यूमेरिकल में आपको कहीं लेने पड़ेंगे, जब r और l में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला, और जब r बहुत बड़ा होगा l बहुत छोटा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। और वायु निर्वात के लिए k को 1 कर देंगे, इसका मान आप भर सकते हैं 9 × 10⁹। आज के लेक्चर में इतना ही, थोड़ा लंबा डेरिवेशन था, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।